गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग बच्चों देखेंगे कि फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है, तो अगर हम उसको इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर या फिर उसकी कंसंट्रेशन में वृद्धि करते हैं या कमी करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस पर क्या रिएक्शन होता है, किस प्रकार से, तो इसकी व्याख्या कर सकते हैं हम लोग ली चैटेलियर प्रिंसिपल्स की सहायता से। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल्स को हम लोग देखेंगे। So according to the Lee Chatelier principle, if a system under the system equilibrium is subjected to be a change in the temperature, pressure or concentration, then the equilibrium shift itself in a such way so that undo or neutralize the effect of the change. अगर हम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर या फिर प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन में अगर हम बदलाव करते हैं, तो ये जो बदलाव होता है वो इक्विलिब्रियम अपने आप ही उस प्रकार उस तरफ शिफ्ट करता है जिस तरफ इसका जो प्रभाव होता है वो निरस्त हो जाता है, अर्थात ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, प्रभाव को निरस्त करता है। तो इस चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग सबसे पहले ट्राई करते हैं, हम लोग देखते हैं सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। तो लेट्स स्टार्ट इफ़ेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। तो सपोज़ कीजिए कि अगर हम किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन सबसे पहले हम लोग कंसिडर करें, दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। सिंपल केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे ए और बी आपके रिएक्टेंट हैं जो कि प्रोडक्ट सी और डी देते हैं। सी और डी आपके, अगर हम लोग ए या बी किसी भी की कंसंट्रेशन में हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, तो इंक्रीज़ करने पर इसका जो कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन उस तरफ शिफ्ट होगी जिस तरफ इसका प्रभाव कम हो जाए, अर्थात ये जो इंक्रीजमेंट है वो सेटल हो जाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, तो ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए जो होगा, ए की कंसंट्रेशन बढ़ाने से वो बी से रिएक्ट करेगा और बी से रिएक्ट करने के बाद वो सी प्लस डी प्रोडक्ट में दे देगा। तो जो ए की कंसंट्रेशन हमने बढ़ाई है वो केवल ए की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई वो बी से रिएक्ट करके सी और डी तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आपका जो आपने जो कंसंट्रेशन का इंक्रीज़ किया है वो इंक्रीजमेंट आपका ये प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे इसका प्रभाव, बढ़ी हुई कंसंट्रेशन का प्रभाव कम हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा, इसका प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फेरस आयन है, यहाँ पर फेरिक आयन है आपका और ये थायोसाइनेट आयन है, आपस में मिलके बनाते हैं आयरन थायोसाइनेट। फेरिक आयन का जो कलर है वो येलो है और आपका जो थायोसाइनेट है वो एक कलरलेस है, और ये आपस में मिलकर बनाते हैं आयरन थायोसाइनेट। अगर सपोज़ कीजिए हम लोग इसमें फेरिक क्लोराइड मिला दें, तो फेरिक क्लोराइड मिलाने से यहाँ पर फेरिक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो फेरिक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो फेरिक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पे येलो कलर का इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो रेड कलर जो इसका है, रेड कलर में इंक्रीज़ होता है, रेड कलर इसका इंक्रीज़ होता है। इसके पीछे का कारण ये है कि अगर यहाँ पर एफ की फेरिक की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो फेरिक की जो कंसंट्रेशन बढ़ती है वो थायोसाइनेट से कंबाइन करती है, थायोसाइनेट से कंबाइन करने के बाद वो ट्रांसफ़र हो जाती है आपके आयरन थायोसल्फेट में, अर्थात रेड कलर में। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बढ़ी हुई कंसंट्रेशन है वो यूटिलाइज हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम लोग किसी भी कंसंट्रेशन को में किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में वृद्धि करते हैं, तो वृद्धि करने के बाद ये इसका जो कह सकते हैं जो इसका इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ
शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट शिफ्ट टू द इक्विलिब्रियम, अगर हम किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज कर देंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, टेम्परेचर का प्रभाव देख देते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन देखते हैं, जैसे अमोनिया बनने की ये प्रोसेस है, N2+3H2 एरो 2NH3, तो ये एक केमिकल प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अर्थात यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है। और आपका चूँकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो यहाँ से 2NH3H2 और N2 ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ से हीट देनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम कहें, इस बात को कंक्लूड करें कि इफ़ द इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर में इंक्रीज़ करने पर जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस की तरफ या एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में मूव करेगा या शिफ्ट हो जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो कॉम्बिनेशन से जो अमोनिया बनने की प्रोसेस में अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीज़ करते हैं तो जो रिएक्शन है वो आपकी अमोनिया की तरफ शिफ्ट होगी, ये रिएक्शन अमोनिया बनने की तरफ शिफ्ट होगी, अर्थात एक्सोथर्मिक होने की तरफ शिफ्ट होगी। अगर हम कहें कि यहाँ कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन में अगर हम कहें कि ये आपका अगर टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर जो रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ इंक्रीज़ या आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर वो एक्सोथर्मिक की तरफ, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो वो एंडोथर्मिक की तरफ इंक्रीज़ होगी। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रेशर में। तो इंक्रीज़ इन द प्रेशर शिफ्ट टू द इक्विलिब्रियम डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गैसेस मोल। तो यहाँ पे अगर हम प्रेशर की बात करें तो अगर हम प्रेशर को अगर हम यहाँ पे कहें कि जी प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो ये जो रिएक्शन होगी वो गैसेस मोल की तरफ शिफ्ट होगी, जिधर मोल्स की संख्या कम है। और डिक्रीज़ इन द प्रेशर, अगर हम जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ की तरफ अगर मूव करें तो यहाँ पर उस तरफ मूव होगी जिस तरफ ये इंक्रीज़ करेगी। और अगर प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट इन द गैसियस स्टेट ऑन प्रोडक्ट हैव इक्वल मोल, और जहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोल्स की संख्या जो इक्वल होती है तो वहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है इक्विलिब्रियम पर। तो इस प्रकार से बच्चों हमने मुख्य रूप से ली चैटेलियर प्रिंसिपल्स के मुख्य जो नियम थे वो देखे। उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा। थैंक यू।